बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ताहिर इकबाल हाइब्रिड वॉरफेयर की एक बड़ी इंपॉर्टेंट एपिसोड को लेकर आप लोगों के सामने हाजिर खिदमत हूँ। दोस्तों, जंगों के मुतालिक आपने बेशुमार किस्से, कहानियां, हकायतें, हकीकतें पढ़ रखी होंगी, सुनी होंगी। एक ज़माना था कि जंगें घोड़ों पर तीर तलवारों की मदद से लड़ी जाती थीं। फिर वो ज़माना आया जब जंगें टैंकों और तोपों की मदद से लड़ी जाने लगीं। और उसके बाद जंगी जहाज़, और जंगी जहाज़ों के बाद मज़ीद बेहतर और ख़तरनाक जंगी जहाज़ जो कि वसी पैमाने पर तबाही फैलाने का हुक्म मानते थे। और आजकल मॉडर्न दौर है। इस मॉडर्न दौर में हाइब्रिड वॉर लड़ी जाती है। अब ये कैसे लड़ी जाती है, सिर्फ एक कहानी आप लोगों को सुनानी है, और वो पूरी एपिसोड समझ लेंगे तो आप इसका घिनौना चेहरा जान सकेंगे। दोस्तों, 9 दिसंबर 2020 को एक रिपोर्ट मंजर आम पे आती है। इस रिपोर्ट का नाम इंडियन क्रॉनिकल्स है। इस रिपोर्ट को ब्रसल बेस्ड एक एनजीओ एक्सपोज करती है और पूरी दुनिया को बताती है कि किस तरह से इंडिया दुनिया के 116 मुल्कों के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ एक झूठी प्रोपेगेंडा कैंपेन को लॉन्च किए हुए है। मैंने जब इस रिपोर्ट को पढ़ा तो आप यकीन जानिए कि मैं सर पकड़ कर बैठ गया। आप इंडिया के हालात देखें, वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट है, खाने पीने को कुछ नहीं है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, और सबसे बढ़कर वहां पर टॉयलेट्स नहीं है। इस चीज के ऊपर, इस मौजू के ऊपर मूवीज बन रही हैं, लेकिन आप देखें कि सरमाया कहां पे लगाया जा रहा है एक प्रोपेगेंडा कैंपेन को रन करने के लिए पाकिस्तानियों के खिलाफ। आइए अब ये जानते हैं कि ये कैंपेन वो किस तरह से लॉन्च किए हुए हैं, कौन कौन से आलाकार यूज कर रहे हैं, कौन कौन से एक्टर्स को यूज कर रहे हैं। इस झूठी प्रोपेगेंडा कैंपेन को जिस एनजीओ ने पकड़ा, ब्रसल बेस्ड इस एनजीओ का नाम ईयू डिसइंफो लैब है। अगर आप इनके ट्विटर अकाउंट पर जाएं तो इसमें लिखा हुआ है कि इनका मिशन और मोटो डिसइंफॉर्मेशन प्रोपेगेंडा फैक्ट्रीज को डिटेक्ट करना है, पकड़ना है, और एक प्योर लैंडस्केप प्रोवाइड करना है जिसमें जेन्युइन इंफॉर्मेशन हो। तो जब इनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने ये रिपोर्ट मुरतब कर रहे थे, लिख रहे थे, तहकीक कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि वो हैरान रह गए कि इतना सोफिस्टिकेटेड नेटवर्क है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ दुनिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पाकिस्तानियों को बदनाम करना है और पाकिस्तानियों को ख़राब करना है। तो अब मैं बड़े सादा अल्फाज में ये आपके सामने रखता हूँ कि ये प्रोपेगेंडा कैंपेन फैक्ट्री किस तरह से काम करती है। सबसे ऊपर श्रीवास्तव ग्रुप है जो कि आप समझ लें प्रोड्यूसर है इस पूरी कैंपेन का। उसके नीचे तीन चीज़ें, एक एनजीओज हैं, एक थिंक टैंक्स हैं, और तीसरे नंबर के ऊपर मीडिया आउटलेट्स हैं। अब ये किस किस तरह से काम करते हैं ये हम डिस्कस करते हैं। एनजीओज दो तरह की होती हैं, एक अक्रेडिटेड और दूसरी नॉन अक्रेडिटेड। आसान लफ्जों में बात की जाए तो अक्रेडिटेड वो एनजीओ है जो कि जेन्युइन है, और नॉन अक्रेडिटेड वो एनजीओ है जो कि झूठी है, नकली है, फेक है। तो जब मैंने इस रिपोर्ट को पढ़ा तो मैंने फेक एनजीओज को तीन जगहों के ऊपर कैटेगराइज किया। और किस तरह से हैं, एक तो वो एनजीओज हैं जिनके नामों से जाहिर है कि वो इन्हीं मकासद के लिए बनाई गई। फॉर एग्जांपल, मिसिंग पर्सनस के लिए एक एनजीओ बनाई गई, एक बलोचों के लिए बनाई गई, एक मिनॉरिटीज़ के लिए बनाई गई, वुमेन्स के ऊपर बनाई गई, और ये मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपनी आवाज़ रेज करती हैं। और पाकिस्तान में कुछ लिखने वाले इन्हीं एनजीओज के ऊपर जो बातें की जाती हैं उन्हें कोट करते हैं और पाकिस्तान के अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। कुछ बन भी जाते हैं कि देखें आप, यूरोप के अंदर फलां एनजीओ जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ ये बात कर रही है, पाकिस्तान को होश के नाखून लेने चाहिए और अपने हालात ठीक करने चाहिए। तो एक तो नामों से जाहिर है कि ये एनजीओ किन मकासद के लिए बनाई गई। एक दूसरी एक बड़ी अजीब सी और मज़े का खेज बात यह है कि एनजीओ का नाम कुछ और है, पाकिस्तान के खिलाफ यूज़ हो रही। मैं एक मिसाल देता हूँ, आपको आसान लफ्ज़ों में समझ आ जाएगी कि मैंने एक एनजीओ बनाई सिक पर्सन्स के लिए या होमलेस एल्डर्स के लिए जिनको घरों से निकाल दिया जाता है, लेकिन मैं उसे यूज़ क्या कर रहा हूँ पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा मशीन के तौर पे कि उसमें लोग आवाज़ रेस कर रहे हैं, पाकिस्तान में मिनॉरिटी राइट्स तलब किए जा रहे हैं, पाकिस्तान में मिसिंग पर्सन्स हैं, पाकिस्तान में ख़वातीन के साथ इस तरह से सलूक किया जाता है, और नाम क्या है कि जी वो होमलेस एल्डर्स नाम के तौर पे यूज़ किया जा रहा है। ये एग्जांपल मैंने दी ताकि आपको समझ आ जाए। तो दो तरह से मैंने आपको एनजीओज एक्सप्लेन कर दी। एक तो नामों से जाहिर है वो किन मकासद के लिए यूज़ की जा रही है, एक नाम कुछ और है और मकसद कुछ और है। तीसरी एनजीओ इस तरह की है कि वो एनजीओ मर चुकी है और वो रिपोर्ट में कहा जाता है कि जी वो रिजरेक्ट की जाती है। रिजरेक्ट से मुराद दोबारा उसे जिंदा किया जाता है। फिर मैं उसमें मिसाल दी गई है कि एक एनजीओ CSOP है। अब ये एनजीओ 1970 से डिफेंक्ट है, मतलब है ख़त्म हो चुकी है, और इसका बनाने वाला, इसका खालिक जो है वो एक प्रोफेसर था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लॉ एक्सपर्ट था, फैकल्टी मेंबर था। 2006 में इस बंदे की, प्रोफेसर सॉन की डेथ हो जाती है, लेकिन
एक रिपोर्ट के अंदर CSOP को रिजरेक्ट किया जाता है, जो कि एनजीओ खत्म हो चुकी है, और रिपोर्ट में लिखा जाता है कि इसका बनाने वाला प्रोफेसर सोन पाकिस्तान के खिलाफ फलां फलां बात कर रहा है। तो आप ये देखें, अब इसके ऊपर BBC में और अल जजीरा में बेशुमार आर्टिकल्स आए कि एक मरे हुए बंदे को उन्होंने रिजरेक्ट कर लिया, और इसी बंदे को 2011 में उन्होंने एक और रिपोर्ट के अंदर बनाकर पेश किया कि ये जो बंदा है प्रोफेसर सोन, 2011 में फ्रेंड्स ऑफ गिलगित बल्तिस्तान एक उन्होंने ग्रुप बनाया, एक फेक ग्रुप बनाया, उसके प्लेटफॉर्म पर वाशिंगटन में जाकर पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रहे हैं, और बेशुमार ऑथर्स ने इस बंदे को 2011 में कोट भी किया, इस तंजीम को कोट किया, इस एनजीओ को कोट किया। तो आप ये देखें, 3 तरह की फेक एनजीओज हैं। एक तो नामों से, जो नाम जिस नाम से वो बनी है उन्हीं नामों के लिए, उन्हीं कामों के लिए यूज हो रही हैं। दूसरी, नाम कुछ और है, काम कुछ और है। और तीसरी, जो मर चुकी हैं, जो खत्म हो चुकी हैं, उनको रिजरेक्ट किया जाता है। एक मैंने स्टार्ट में नाम लिया था अक्रेडिटेड, जेन्युइन एनजीओ। अब ये जेन्युइन एनजीओ क्यों है? जेन्युइन एनजीओ वो है, अक्रेडिटेड वो है, रजिस्टर्ड एनजीओ वो है जो यूनाइटेड नेशन के अंदर बैठी हुई है। अब ये दोनों किस तरह से काम करते हैं, फेक एनजीओ और जो अक्रेडिटेड है एनजीओ, ये किस तरह से काम करते हैं? जो फेक एनजीओज हैं वो अक्रेडिटेड एनजीओज को कहते हैं कि हमें एक सीट दे दें, एक स्लॉट दे दें यूनाइटेड नेशन के अंदर, हमारी एनजीओ है, इन्होंने फलां फलां प्लेटफॉर्म के ऊपर काम किया, ये देखें आर्टिकल्स छप चुके हैं। तो ये इंडिया के अंदर आर्टिकल्स छप चुके हैं, दुनिया में फलां फलां आर्टिकल छप चुके हैं, हमारी एनजीओ के मुतल्लिक बात हो रही है, अब हमें स्लॉट दे दें, हमने ये इशू रेज करना है। तो वो जो जेन्युइन एनजीओ है वो फेक एनजीओ को स्लॉट देती है, और वहां पे खड़े होकर लोग जो हैं पाकिस्तान के खिलाफ बातें करते हैं। इसकी भी मिसालें इस रिपोर्ट के अंदर मेंशन की गई हैं। तो ये 3 तरह की फेक एनजीओज जो मैंने एक्सप्लोर की हैं, इनको मैंने कैटेगराइज किया है, और रिपोर्ट के अंदर बहर के कैटेगराइज नहीं किया गया, ये मैंने आप लोगों की आसानी के लिए, ताकि आप समझ जाएं कि फेक एनजीओज किस तरह से काम करती हैं, किस तरह से इनका एक कोऑर्डिनेशन है अक्रेडिटेड एनजीओज के साथ, और वो मकसद ये है, मिशन ये है, मोटो ये है कि पाकिस्तान को मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर बदनाम किया जाए। आइए अब देखते हैं थिंक टैंक्स किस तरह से काम करते हैं। ये झूठे प्रोपेगेंडा थिंक टैंक्स 4 तरह से काम करते हैं। एक तो ये लॉबी करते हैं, अभी हम बात करेंगे लॉबी किस तरह से करते हैं। नंबर 2 पे ये प्रोटेस्ट लॉन्च करवाते हैं। अब मैं बड़ा हैरान होता था जब मैं देखता था कि यूनाइटेड नेशन का सेशन चल रहा है, उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ मुजाहरा हो रहा है, और या पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो है, PTM जो है, वो मुख्तलिफ बिलबोर्ड्स लगाए हुए हैं, कैंप्स लगाए हुए हैं, और कहानियाँ लिखी हुई हैं। मैं सोचता था इतना पैसा कहाँ से आता है। अब इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद समझ आती है कि किस तरह से पैसा आता है और किस तरह से प्रोटेस्ट लॉन्च किए जाते हैं, झूठे प्रोटेस्ट जो है, और इन डिसिडेंट्स को, जो नाराज़ लोग हैं पाकिस्तान के, जो बाहर जा चुके हैं, किस तरह से यूज़ किया जाता है। और हैरान हूँ मैं कि किस तरह से पाकिस्तान में कुछ लोग लिखने वाले, बोलने वाले, सोशल मीडिया के ऊपर अपनी राय का इजहार करने वाले, इन्हें जमहूरियत पसंद लोग कहते हैं। देखें जी, जमहूरियत के लिए लड़े हैं और ये अपनी बात करें, और ये जाने बगैर कि इनके पीछे पूरी प्रोपेगेंडा, एक मिशन है, कैंपेन है, एक फैक्ट्री है जो काम कर रही है इन लोगों को पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च करने के लिए। तो प्रोटेस्ट लॉन्च करते हैं। तीसरे नंबर पर एक मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं, उनके अंदर अपने लोग छोड़ देते हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक खास किस्म की डिबेट जनरेट करते हैं, और अगले दिन अखबारों की सुर्खियां बनवाते हैं। नंबर 4, ये यूएनओ के जो साइड इवेंट्स के होते हैं उनको भी ऑर्गेनाइज करते हैं, और उनमें भी अपने लोग छोड़ते हैं, और एक पूरा प्रोपेगेंडा, एक कैंपेन चलाते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। लॉबी किस तरह से करते हैं? नंबर 1, यूरोपियन पार्लियामेंट और मेंबर्स ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट को हिट करते हैं, और यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर इन्होंने कुछ ग्रुप्स भी बनाए हुए हैं, मिसिंग पर्सनस के ऊपर, बलोचों के ऊपर, मुख्तलिफ कि वो पाकिस्तान के खिलाफ एक पूरी डिबेट जनरेट कर सकें। और दूसरा, मेंबर्स ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट जो है, जो B ग्रेड मेंबर्स ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट हैं, उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। उन्हें कहते हैं कि आप देखें पाकिस्तान में कितनी ज़्यादतियाँ हो रही हैं ख़वातीन के साथ, और मिनॉरिटीज़ के साथ, और बलोचों के साथ, फ़लाँ के साथ, फ़लाँ के साथ, आप इन पर लिखें। अगर आप नहीं लिख सकते तो हम आपके मुख्तलिफ अखबारों के अंदर आपके आर्टिकल्स लगवाते हैं, आपको लिख कर देते हैं, आप इन्हें देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। वो कहते हैं जी, मान जाते हैं जी, ठीक है। और वो आर्टिकल्स ऑप-एड्स के अंदर लिखे जाते हैं, और फिर वही आर्टिकल्स हमारे लोग कोट करके पाकिस्तान को मज़ीद बदनाम करते हैं। तो एक तो ये है, और दूसरा ये है, कुछ मेंबर्स ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट जो हैं, उन्होंने बड़ी हैरत का इजहार किया कि जी हमें तो पता ही नहीं, हमारे नामों से फलां फलां वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल लगे हुए हैं। तो इस रिपोर्ट ने, जो EU डिसइंफो लैब, ये NGO है, इन्होंने ऐसे लोगों से भी बात की, और इन लोगों ने अपना नाम भी बताया कि हमारे नाम ये हैं, हम तो जानते नहीं हमारे नामों से ये काम भी हो रहे हैं।
तो ये एक काम किया जा रहा है कि जी लॉबी की जा रही है, प्रोटेस्ट लॉन्च किए जा रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर अपने लोग छोड़े जा रहे हैं और यूएनओ के साइड इवेंट्स जो है उनमें पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेन की जा रही है। और एक और काम ये करते हैं कि जो मुख्तलिफ तलबा तलबात इंडिया से बाहर पढ़ने गए हुए यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में, उन्हें भी ये एक मिशन पर लगाते हैं कि वो पाकिस्तान के खिलाफ काम करें, फलां फलां फोरम्स के ऊपर जाकर बोलें, अपनी राय का इजहार करें, फलां फलां क्वेश्चंस करें। तो ये एक पूरा काम है जो कि ये फेक थिंक टैंक्स पाकिस्तान के खिलाफ सर अंजाम देते हैं। आइए अब देखते हैं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट फेक मीडिया आउटलेट्स किस तरह से काम कर रही हैं। सबसे घिनौना और शर्मनाक काम ये फेक मीडिया आउटलेट्स कर रहे हैं। 750 के करीब फेक मीडिया आउटलेट्स हैं, वेबसाइट्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं। अब ये काम किस तरह से करते हैं कि जो एनजीओज पाकिस्तान को मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर बदनाम करने की कोशिश करती हैं, उनको रिपोर्ट करते हैं, स्टोरीज लिखी जाती हैं, तज़किये लिखे जाते हैं और थिंक टैंक्स जो पाकिस्तान के खिलाफ मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम कर रहे हैं, लॉबी कर रहे हैं, प्रोटेस्ट लॉन्च कर रहे हैं, यूएनओ के साइड इवेंट्स जो हैं उन्हें ऑर्गेनाइज करते हैं, मुख्तलिफ लोगों को साथ इन्वॉल्व करके, पाकिस्तानी कुछ डिसिडेंट्स हैं उनको इन्वॉल्व करके। तो ये मीडिया, फेक मीडिया जो आउटलेट्स हैं, इन्हें रिपोर्ट करती हैं, इनके ऊपर स्टोरी लिखती हैं और उसके बाद वो स्टोरी इंडिया की सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी एएनआई के पास आ जाती है। एएनआई उन्हें कोट करती है। अब एएनआई आप देखें, इंडिया के सारे टेलीविज़न चैनल्स जो हैं और अखबारात जो हैं, वेब पोर्टल्स जो हैं या जो मोबाइल ऐप्स हैं, वो अपनी स्टोरी या अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो एएनआई से लेती हैं और एएनआई उन फेक मीडिया आउटलेट्स की स्टोरीज को क्रेडिबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहकर छापता है और इस तरह से पूरे इंडिया के अंदर एक राय हमवार करने की कोशिश की जाती है। इंडिया में तो लोग, मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि किस तरह से ये लोग अपनी मीडिया आउटलेट्स के ऊपर यकीन रखते हैं या कर लेते हैं। इसकी बड़ी वाज़ेह मिसाल है कि जब पिछले साल 26 फरवरी को एक मारगा होता है और वो यहाँ पर कुछ कौवे मार गिराते हैं, तो इंडियन मीडिया ये एक फेक न्यूज़ फैलाता है कि हमने इतने लोग पाकिस्तानी जो हैं वो बालाकोट के अंदर मार गिराए या ख़त्म कर दिए, उनके ठिकाने जो है मसमार कर दिए, तो वो खुशी के शादियाने बजाए जाते हैं। अब देखें किस तरह से बेवकूफ़ बनाया जाता है और ये लोग बेवकूफ़ बनने को तैयार हैं। अभी भी जब ये रिपोर्ट मंजर आम पे आती है, किस तरह से फेक एक पूरी इंडस्ट्री कायम करके पाकिस्तान को एक प्रोपेगेंडा के जरिए बदनाम करने की कोशिश की जाती है, लोग अभी भी नहीं मान रहे। अभी भी इनके जो तज्जियाकार हैं, जो लिखने वाले हैं, वो ये साबित कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ये झूठी बातें हैं, ये जेन्युइन चीज़ें हैं, ये हमारे जो न्यूज़पेपर्स हैं ये जेन्युइन है। तो इस तरह से एक श्रीवास्तव ग्रुप जो है मुख्तलिफ एक्टर्स को यूज़ करके, ये जो एक्टर्स हैं, एनजीओज हैं, ये थिंक टैंक्स हैं, फेक मीडिया आउटलेट्स हैं, इनका इस्तेमाल करके पाकिस्तान के खिलाफ 116 ममालिक के अंदर एक झूठी प्रोपेगेंडा कैंपेन चलाने की कोशिश कर रहा है। और तासुर ये दिया जाता है मुख्तलिफ यूनाइटेड नेशंस के सेशन के बाहर कि ये देखें पाकिस्तान के मजलूम लोग अपने हकूक़ के लिए किस तरह से आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, ये फ़लाँ लोग किस तरह से अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और फ़लाँ थिंक टैंक्स हैं, फ़लाँ एनजीओज़ हैं, फ़लाँ मीडिया आउटलेट्स हैं, यूरोपियन पार्लियामेंटेरियंस ने पाकिस्तान के बारे में फ़लाँ बात कह दी। इंडिया के लोग तो मान रहे हैं, हमारे इधर भी कुछ लोग जो है उस प्रोपेगेंडा एक कैंपेन के नरगे में आ जाते हैं और बेवकूफ़ बन जाते हैं, जिन्हें होश के नाखून लेने चाहिए और ये सोचना चाहिए कि किस तरह से इंडिया पाकिस्तान को मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के ऊपर बदनाम करने की कोशिश करता है। EU डिसइन्फो लैब जो है वो कोई पाकिस्तानी इदारा नहीं है और किस तरह से इन्होंने इन चीज़ों को एक्सपोज किया, हम सलाम पेश करते हैं। लेकिन साथ ही साथ हम लोगों को भी कुछ होश के नाखून लेने चाहिए और सोचना चाहिए कि हमें भी अब किस तरह से काम करना है और इस चीज़ को लेकर किस तरह से आवाज़ बुलंद करनी है। 9 तारीख को ये रिपोर्ट मंजर आम पे आती, मैंने कुछ 4-5 दिन तवक्कुफ किया। मैं ये देखना चाहता था जो मीनार पाकिस्तान पर 13 दिसंबर को जो जलसा हुआ है, ये लोग किस तरह से बात करते हैं। इतनी बड़ी ये मीडिया आउटलेट थी, इतनी बड़ी खबर थी और आप यकीन जाने किसी एक बंदे में ये हिम्मत नहीं हुई कि वो इस चीज़ के ऊपर बात करे और इंडिया को एक्सपोज करने की कोशिश करे या बताए अपने लोगों को, ये देखें क्या हो रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तानी फिर आप देखें इन लोगों पर यकीन नहीं रखते। बड़े एक डिस्टेंस के साथ लोगों ने इन जलसों को सुनने की कोशिश की और एतमाद ये लोग खो रहे हैं। तो हमें एक पाकिस्तानी बनकर कम से कम इस चीज़ को एक्सपोज तो करना चाहिए, कुछ सोशल मीडिया कैंपेन तो लॉन्च करनी चाहिए और बात करनी चाहिए कि किस तरह से इंडिया जो है एक पूरी प्रोपेगेंडा मशीन को लॉन्च करते हुए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक कैंपेन चला रहा है।
अपनी अगली वीडियो में एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह आप लोगों के सामने हाजिर खिदमत होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।